और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज हम किस सेशन में हम लोग जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल की संरचना में धरातल का कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें वायुमंडल को कुछ परतों में विभाजित किया गया है। जैसे कि कौन कौन सी परत है? देखो, सबसे निचली परत की हम लोग बात करेंगे तो सबसे निचली परत जो है वो है आपकी क्षोभ मंडल। ठीक है, कौन सी है? तो सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, कितनी? 18 किलोमीटर तक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा कौन है? तो दूसरा समताप मंडल है, और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य मंडल है, और मध्य मंडल की ऊंचाई जो होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आयन मंडल होता है। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है ये 640 किलोमीटर तक होती है। और 640 किलोमीटर के बाद जो होता है ना, वो आपका बहिर्मंडल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो आप तो यहाँ से ये चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। आपसे कह रहा है 32 से 60 के बीच में। तो 32 से 60 के बीच में कौन सा आएगा? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे समताप मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 32 से 60 के बीच में आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे समताप मंडल। और ध्यान रखिएगा, जो समताप मंडल होता है ना, इसी में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसलिए इस समताप मंडल को हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल जो है इसी को हम लोग क्या करते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं। जो ये समताप मंडल है इसी को हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि आपको ओजोन परत यहीं पर देखने को मिलती है। और ओजोन परत जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्लियर है? दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों के द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं, तिपी कहते हैं, इग्लू कहते हैं, क्रॉल कहते हैं। बताइएगा क्या जाएगा। तो स्टेपीज, मध्य एशिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेपीज क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के द्वारा जो मानवीय आवास बनाया था उनको क्या करते हैं? क्या कहेंगे? बताइएगा। युर्त कहेंगे, इग्लू कहेंगे, तिपी कहेंगे, क्रॉल कहेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो देखो, इग्लू अगर हम लोग बात करें तो इग्लू जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में बनाया जाता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में जो घर बनते हैं, जो मानवीय आवास होते हैं, उनको बर्फ से जो बनते हैं उनको हम लोग इग्लू कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, युर्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? युर्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया? बताइएगा क्या जाएगा। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किससे है, तो आप कहोगे बच्चों के टीकाकरण से। ठीक है, क्या जाएगा? अगर आपसे बोले कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे बच्चों के टीकाकरण से है मिशन इंद्रधनुष का संबंध। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हो रही है? तीसरे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आंसर करोगे 2014 में। देखो, 2014 में पहली बार मोदी जी जो है तो वो क्या हो रहे हैं? तो वो प्रधानमंत्री बन करके आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं? मोदी जी अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रधानमंत्री बन करके आ रहे हैं 2014 में। और 2014 में बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत होगी। जैसे स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भी 2014 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम लोग जनधन योजना की बात करें तो आने वाले 5 सालों में 5 करोड़ बैंक खातों को खोलने का लक्ष्य रखा गया था। तो जनधन योजना जो है, ठीक है, वो भी 2014 में शुरू हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू हो रहा है, टीकाकरण भी, ये सब 2014 में शुरू हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या जाएगा। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा जो हो वो स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मुद्रा व्यवस्था को, मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, स्वर्णमान, या फिर कर्ब ट्रेडिंग कहेंगे। क्या जाएगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? तो इसको हम लोग कहेंगे ऑप्शन संख्या सी, स्वर्णमान कहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो इसको हम लोग स्वर्णमान कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे? स्वर्णमान कहेंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया? जॉन मैकफरसन है, जॉन सोर है, जॉर्ज बार्लो है, या फिर चार्ल्स मेटकाफ है। तो बताइएगा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया? ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका मानना है
कि हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यापार करने का और हम लोग सिर्फ व्यापार करेंगे। बाकी भारत में राजा लोग क्या कर रहे हैं, जो जनता है वो क्या कर रही है, या फिर जो पूंजीपति या फिर जो सामंत लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनका आंतरिक मामला, उनका जो मन करे वो करें, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये योजना जो है, ये नीति किसने अपनाई थी? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जॉन सोर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो जॉन सोर जो है वो अपनी हस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता था। और अगर आप किससे इसका समय पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 1793 टू 98 तक, 1793 से 1798 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में रहा था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन करने के लिए, उसे सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और किस अनुच्छेद में ये बात कही है? अनुच्छेद 74 है, 86 है, 65 है या फिर 97 है? क्या हो जाएगा? तो किस अनुच्छेद में? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों को करने के लिए, उसके कार्यों के संपादन के लिए और उसे सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कहाँ पर? अनुच्छेद 74 में कहा गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताएगा? राज्यसभा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा जो होता है ना, ये देखो ये क्या होता है, राज्यसभा जो होता है ये द्वितीय सदन होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है राज्यसभा उच्च सदन होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है राज्यसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा में अगर हम लोग बात करेंगे सदस्य बनना है तो आयु सीमा क्या होनी चाहिए? राज्यसभा में अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष की आयु। और राज्यसभा में अगर हम लोग बात करें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम मेंबर अगर हम लोग बात करें राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? आप कहोगे 250 हो सकते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, तो आप कहोगे 200 कितने हैं? 245 है। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? 250। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्या आंसर कर दोगे? चलिए जल्दी से बताएंगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आप कहोगे कितना? आप कहोगे 6 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा। रेड क्रॉस का आपसे मुख्यालय पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको रेड क्रॉस के संदर्भ में पता होना चाहिए कि जो रेड क्रॉस है, इस रेड क्रॉस की स्थापना कब हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रेड क्रॉस है तो इसकी स्थापना कब होगी? तो आप कहोगे 1863 में होगी। ठीक है, कब होगी? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना होगी। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आप कहोगे हेनरी ड्यूनेंट है। ठीक है, कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट जो है, तो ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हेनरी ड्यूनेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं और इनको 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेनरी ड्यूनेंट जो है ना, इनको 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1863 में उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और आपसे पूछा जा रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जरा आप लोग मुझे फटाफट बता देंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताना क्या आ जाएगा। तो आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। स्विट्जरलैंड की जो है, स्विट्जरलैंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो जेनेवा में। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो जेनेवा में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया था और कब मनाया था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जो मेजर ध्यानचंद है इनके जन्मदिवस को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो है तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप कहोगे इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो जन्म इनका हो रहा है प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर? तो इनका जन्म हो रहा है प्रयागराज में। और जो मेजर ध्यानचंद है ना, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या करते हैं? तो इनको हॉकी का क्या करते हैं? तो जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को अगर हम लोग बात करेंगे क्या करते हैं, तो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जन्म इनका कहाँ पर हो रहा है? तो जन्म इनका हो रहा है प्रयागराज में, मेजर ध्यानचंद का। और इनका जन्मदिवस जो है, तो इनका जन्मदिवस कब है? तो आप आंसर कर दोगे 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हम लोग ये खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? बताएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना, देखो शांति निकेतन जो है ना,
इसकी स्थापना जो है ये 1901 में हो रही है। ठीक है, कब हो रही है? शांति निकेतन की स्थापना कब हो रही है? तो आप कहोगे 1901 में हो रही है। और याद रखना, जो शांति निकेतन है ना, इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का क्या किया गया? तो ये भारत का 41वां, ठीक है, क्या किया गया? तो ये भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल चुना गया। ठीक है, क्या किया गया? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है 41वां विश्व विरासत स्थल चुना गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या किया गया? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 41वां विश्व विरासत स्थल चुना गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो शांति निकेतन को 41वां विश्व विरासत स्थल चुना गया है। 1901 में इसकी स्थापना हो रही है। कौन करेंगे? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर कर रहे हैं। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगा। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सुरक्षा सशस्त्र बल एसएसबी की हम लोग बात करेंगे, सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत चीन युद्ध के बाद, याद रखेंगे, भारत चीन युद्ध के बाद हम लोग बात करेंगे तो एसएसबी का गठन किया जा रहा है, सशस्त्र सीमा बल का गठन किया जा रहा है। और किस वर्ष किया जा रहा है? आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? 1963 हो जाएगा, 1960 हो जाएगा, 1958 हो जाएगा, या फिर 1965 हो जाएगा? बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल का गठन कब किया गया? आंसर करोगे 1963 में। ठीक है, कब? 1963 में। 1965 में अगर हम लोग बात करेंगे किसकी स्थापना हुई है? तो बीएसएफ की स्थापना हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई। 1965 में अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? तो बीएसएफ की स्थापना हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई, याद रखिएगा। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? बताइएगा। तो शेरशाह सूरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी जो है ये क्या हो रहा है? तो ये सूर्य साम्राज्य का संस्थापक है। ठीक है, कौन से? तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक है शेरशाह सूरी। और ये किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध, या फिर बिलग्राम के युद्ध? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो किस युद्ध के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? क्या आंसर कर देंगे? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ठीक है, कब? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हो रहा है 1540 में। और इस युद्ध में इसने क्या किया है? इसने हुमायूं को हराया है। ठीक है, किसने किया? तो इसने हुमायूं को हराया है। और हुमायूं को हरा करके क्या कर रहा है? दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है, सूर्यवंश की स्थापना कर रहा है शेरशाह सूरी। ठीक है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की? बताएगा। तो कौन सा अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग जो है और कांग्रेस, ये दोनों लोग मिल करके एक संयुक्त समिति की स्थापना कर रहे हैं? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताएंगे क्या जाएगा? कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन होगा जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो दल हैं, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? तो एक संयुक्त लीग या फिर समिति की स्थापना कर रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? क्या आंसर करोगे? तो आप कहोगे अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? तो अंबिका चरण मजूमदार हैं। और इस अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो नरम दल और गरम दल ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों एक हो जाएंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब भारत में न्यायिक पद्धति लोकहितवाद PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो अभी जो बीएड का पेपर हुआ ना, उसमें आपसे ये पूछा गया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो ये PIL है तो ये किस देश से लिया गया है? तो आपसे ये प्रश्न अभी बीएड का पेपर उठा के देखोगे तो इस वर्ष जो बीएड का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि जो ये PIL है तो ये कहाँ से लिया गया? बिहार बीएड में ये प्रश्न पूछा गया। तो आप क्या कहोगे? तो PIL जो है तो ये कहाँ से? तो ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, लोकहितवाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका से लिया गया है। और जब भारत में लोकहितवाद लागू हो रहा है, ठीक है, जब भारत में लोकहितवाद लागू हो रहा है उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, PN भगवती। PN भगवती जो है इनको लोकहितवाद का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको लोकहितवाद का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या करते हैं? तो इनको लोकहितवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र? बताएंगे क्या जाएगा? तो पीपुल्स डेली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस देश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? कोलंबो से, बीजिंग से, दिल्ली से, ढाका से? बताएंगे क्या जाएगा? तो पीपुल्स डेली जो है तो ये कहाँ से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या जाएगा? करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बीजिंग चीन से। ठीक है,
अच्छा, चीन के संदर्भ में आपको याद रखना है, चीन की अगर आपसे राजधानी पूछ ले, चीन की राजधानी आपसे पूछ ले तो राजधानी आप क्या कहोगे, तो राजधानी कहोगे बीजिंग है, ठीक है। क्या है, तो राजधानी आप क्या करोगे, तो राजधानी आप कहोगे बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे बीजिंग है। मुद्रा अगर आपसे चीन की पूछ ले तो मुद्रा क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे रेन मिम्बी है, ठीक है। क्या है, तो रेन मिम्बी जो है तो ये यहाँ की चीन की मुद्रा है, ठीक है। राजधानी बीजिंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें संसद का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो संसद कहोगे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। क्या जाएगा, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। क्या जाएगा, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है तो वो यहाँ की संसद का नाम है। आपसे राष्ट्रीय खेल अगर पूछ ले, चीन का राष्ट्रीय खेल पूछ ले तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। मुद्रा रेन मिम्बी है और राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है। और यहाँ से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र पीपुल्स डेली कहलाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, बताइएगा। क्या जाएगा, भारत रत्न जो है तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, तो भारत रत्न की बात करेंगे तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसकी शुरुआत जो है वो 1954 में हो रही है, 1954 में इसकी शुरुआत हो रही है, भारत रत्न की शुरुआत हो रही है। और 3 लोगों को दिया जा रहा है, कौन कौन है, क्या आंसर करोगे, तो देखो एक तो राधा कृष्णन हो जाएंगे, एक तो राधा कृष्णन है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे और कौन है, तो सीवी रमन है। तो 1954 से शुरुआत हो रही है और 3 लोगों को दिया गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, वाटर पोलो से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से। प्रकाश जो पादुकोण है ना, ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं और ये किस खेल से संबंधित रहे, यही आपसे पूछ रहा है, क्रिकेट से, वाटर पोलो से, बैडमिंटन से या फिर फुटबॉल से। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा बैडमिंटन से। बैडमिंटन से अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ 2 खिलाड़ी हैं, कौन कौन है वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, कौन कौन, तो एक तो आप कहोगे पीवी सिंधु हैं, ठीक है। कौन है, तो एक तो पीवी सिंधु हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो साइना नेहवाल हैं, ठीक है। कौन है, तो साइना नेहवाल है। तो ये दोनों लोग क्या हैं, तो ये दोनों लोग बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ याद रखिएगा अगर हम लोग बैडमिंटन से बात करेंगे तो बैडमिंटन से 2 कप आपको याद रखना है, थॉमस कप और उबेर कप। तो ये दोनों कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। थॉमस कप जो है तो ये पुरुष प्रतियोगिता में होता है और उबेर कप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये महिला प्रतियोगिता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थॉमस कप अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुष प्रतियोगिता है और उबेर कप अगर हम लोग बात करेंगे तो महिला प्रतियोगिता है, दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन कहते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा इस प्रश्न का। संयुक्त राष्ट्र संघ की हम लोग बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद या फिर सचिवालय, क्या हो जाएगा। तो पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है सुरक्षा का, तो पुलिस मैन किसे कहा जाएगा, जो सुरक्षा करेगा, क्या आ जाएगा, तो सुरक्षा परिषद कर दोगे, ऑप्शन संख्या भी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित हुआ, देखो आसियान की बात हो रहा है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ, अगर हम लोग आसियान की बात करेंगे, आसियान की स्थापना कब हुई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, आसियान की स्थापना, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, आसियान की स्थापना कब हुई, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1967 में, 1967 में क्या हो रहा है, 1967 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आसियान की स्थापना हो रही है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, बताइएगा क्या जाएगा। तो हेमा मालिनी जो है, तो हेमा मालिनी की हम लोग बात करेंगे तो हेमा मालिनी जो है वो किस नृत्य में पारंगत है, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मोहिनीअट्टम में, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो हेमा मालिनी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसमें, तो ये मोहिनीअट्टम में, ठीक है, पारंगत है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, कथकली अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस राज्य का है, तो ये आप कहोगे केरल का। कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछ ले कहाँ का है तो आप कहोगे आंध्रा का, ठीक है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये भी कहाँ का, तो ये भी केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का।
और भरतनाट्यम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का, तो ये तमिलनाडु का। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से आपसे पूछ लेता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी है, खुशवंत सिंह है, अमिताभ घोष है, मोरारजी देसाई। बताएंगे क्या आ जाएगा, तो ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये बुक जो है, तो इसके लेखक कौन है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हो, ठीक है, जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग एक बार शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दो। बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा करेक्ट आंसर, क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, खुशवंत सिंह। ठीक है, क्या जाएगा, तो खुशवंत सिंह कर देंगे। ठीक है, अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम लोग बात कर लें, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम लोग बात कर लें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको याद रखना है 2 ट्रेन चलती हैं। ठीक है, क्या होती है, तो 2 ट्रेन चलती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 ट्रेन चलती है। कौन कौन सी, तो एक चलती है थार एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी चलती है, तो एक तो चलती है थार एक्सप्रेस, और दूसरी जो चलती है वो कौन सी है, तो दूसरी है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी, तो एक है थार एक्सप्रेस और दूसरी कौन सी है, दूसरी है समझौता एक्सप्रेस, याद रखेंगे। ठीक है, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस, तो 2 ट्रेनें चलती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, बताइएगा क्या जाएगा। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया? असम है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उड़ीसा आंसर कर दोगे। उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें तो देखो उड़ीसा में आपको क्या है, तो उड़ीसा में आपको सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। कौन सा, तो सिमलीपाल आपको वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे उड़ीसा राज्य से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये 2 वन्यजीव विहार जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है उड़ीसा का शोक जो है वो किसको कहते हैं, तो उड़ीसा का शोक जो है वो महानदी को कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, किसको, तो उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो महानदी को कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंजाबी जो है, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, बताइएगा क्या जगह, सिंधी होगी, गुरुमुखी होगी, देवनागरी होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, तो पंजाबी भाषा आपसे पूछ रहा है किस लिपि में लिखी जाती है, बताइएगा क्या जाएगा। बताएंगे इस प्रश्न का, पंजाबी अगर हम लोग बात करें तो पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, सिंधी में, गुरुमुखी में, देवनागरी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए फटाफट बताएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, पंजाबी भाषा कौन सी, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा? अब देखो क्योंकि ये भारत का पहला है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जो चीज़ें पहली बार होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, तो फिर इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति, पहले राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री। तो पहली बार जो चीज़ें होती हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत में पहला जो स्थापित परमाणु संयंत्र है ये कौन सा है, तो ये आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। और ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपको कहाँ पर, तो तारापुर में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, CAD का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, कॉल ऑल डिज़ाइन है, कैश ऑल डेली है, या फिर कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन है। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो CAD का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या जाएगा। तो CAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसने तीसरे गोल्डन सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो महात्मा गांधी है, मदन मोहन मालवीय है, भीमराव अम्बेडकर है, चित्तरंजन दास है। बताइएगा क्या जाएगा। देखो गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने सिर्फ किसमें, तो गांधी जी ने सिर्फ और जो सिर्फ है गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ किसमें हिस्सा लिया है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे दूसरे वाले में। ठीक है, किसमें, तो गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, आपसे तीसरे में पूछ रहा है, तीसरे में क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे, तो आप आंसर कर दोगे भीमराव अम्बेडकर। देखो भीमराव अम्बेडकर जो है ना ये पहले दूसरे तीसरे तीनों में हिस्सा लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पहले दूसरे तीसरे सब में हिस्सा लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे क्या जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 अनुच्छेद दिए गए और उनसे संबंधित जो है
बातों का उल्लेख किया गया और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 351 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा को बताया गया। 345 में राज्य की राजभाषा के बारे में बताया गया। 344 में राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग के बारे में बताया गया। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा का प्रावधान किया गया, जो कि गलत है। इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, क्या आंसर कर दोगे तो आप कहोगे अनुच्छेद 348 में कहा गया। ठीक है, कहाँ पर, तो इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया, तो आप कहोगे अनुच्छेद 348 में किया गया, याद रखिएगा। तो 351 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर गलत, और गलत ही हमको बताना था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए जो राजभाषा जो प्रयोग की जाएगी, जो राजकाज की भाषा होगी, वो अंग्रेजी होगी, और ये बात कहाँ पर, अनुच्छेद 348 में कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को और किस नाम से जानते बताइएगा। तो देखो, अगर हम लोग बात करें जो कपास की खेती होती है, कपास की खेती के लिए कौन सी, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ये बात तो एक बात कंफर्म है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अब आपसे ये पूछ रहा है काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। बांगर है, सोनार है, रेगूर है, खादर है, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो काली मिट्टी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे रेगूर मिट्टी। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो रेगूर मिट्टी कर दोगे। ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखिएगा, इसको कपासीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से होता है, इसलिए इसको लावा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, उससे इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसको करेल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, करेल मिट्टी भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसको चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या करते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, किसको, काली मिट्टी को कहते हैं। सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, काली मिट्टी। सबसे ज़्यादा नमी अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा नमी कौन सी मिट्टी धारण करती है, सबसे ज़्यादा नमी धारण करती है कौन सी, तो काली मिट्टी करती है। और याद रखिएगा, जो काली मिट्टी होती है ना, ये बड़ी बड़ी दरारों में फट जाती है। ठीक है, क्या होता है, ये बड़ी बड़ी दरारों में, ठीक है, क्या होती है, सूखने पर बड़ी बड़ी दरारों में फट जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कौन सी मिट्टी है जो सूखने पर बड़ी बड़ी दरारों में फट जाती है, फिर जिसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो ये सब विशेषताएं किसकी, काली मिट्टी की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के, ठीक है, ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान, गंगा के मैदान और दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला के द्वारा विभाजन होता है। देखो, अगर हम लोग बात करें तो ये, अगर हम लोग बात कर लें तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ये क्या है, तो ये अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और इस प्यारे भारत की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, इस प्यारे भारत की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, चलो इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो प्यारा हमारा भारत है, इस प्यारे भारत की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान देखने को मिलेंगे। इस वाले क्षेत्र में आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान देखने को मिलेंगे। और आपसे पूछ रहा है क्या, और पूछ रहा है आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है वो आपको यहाँ वाले क्षेत्र में दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। और इनके बीच आपसे कह रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो इनको विभाजित करने का काम करती है, इनको विभाजित करने का काम कौन सी श्रृंखला करती है, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आपको पता है जो विंध्य पर्वत श्रेणियाँ है ना, आपको पता है कि जो विंध्य पर्वत श्रेणियाँ है ना, ये क्या होती है, ये उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को एकदम बीचों बीच से विभाजित करने का काम करती हैं। याद रखिएगा, जो विंध्य पर्वत श्रेणियाँ है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एकदम बीचों बीच से विभाजित करने का काम करती हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर है, बताइएगा क्या जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का एकमात्र
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा बताइएगा, क्या जाएगा, कार निकोबार है, मायाबंदर है, लक्षद्वीप है, बैरन द्वीप है, क्या हो जाएगा, तो एकमात्र। अब देखो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत का अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए बताइएगा, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बैरन द्वीप पर। बैरन ज्वालामुखी जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी, बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के कौन से संत हैं जिन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। रामदास है, एकनाथ है, नामदेव है, ज्ञानदेव है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, कौन है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो रामायण पर भावार्थ टीका जो है, भावार्थ रामायण नाम से जो है टीका किसने लिखी है, ये आपसे पूछ रहा है, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या कर दोगे, तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, एकनाथ हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, एकनाथ हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये प्रश्न तो काफ़ी पुराना है, तो इसको छोड़ दिए, इतना पुराना प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा भारत के किस शहर में कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया, बताइएगा क्या जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत के किस शहर में पहला, अब देखो ये क्योंकि ये पहला है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो किस शहर में पहला जो है कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया, क्या होगा, चेन्नई होगा, विशाखापट्टनम होगा, दिल्ली होगा, कोलकाता होगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चेन्नई होगा, विशाखापट्टनम होगा, दिल्ली होगा, या फिर कोलकाता हो जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, दिल्ली है, फिर कोलकाता। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, देश की राजधानी नई दिल्ली में इस स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली लेकर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, तो कौन सा मौर्य सम्राट जो अशोक हैं, तो अशोक के दो शिलालेख मेरठ और टोपरा को दिल्ली लाने का काम किसने किया था, मोहम्मद गोरी है, फिरोजा तुगलक है, जलालुद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक है। तो किसने अशोक के दो शिलालेखों को मेरठ और टोपरा को दिल्ली लाने का काम किया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की, ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है फिरोजाबाद की स्थापना की, ठीक है, किसको, फिरोजाबाद की स्थापना की। साथ ही साथ आपको याद रखना है फिरोज शाह कोटला की स्थापना की, ठीक है, किसकी, तो फिरोज शाह कोटला की स्थापना की, ठीक है, फिरोज शाह कोटला की स्थापना की। इन सब शहरों की स्थापना कौन कर रहा है, फिरोज शाह तुगलक कर रहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा नहीं ले सकता यदि, क्या हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, यदि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए तो प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। कब हिस्सा नहीं ले पाएगा, जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा। जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो, जब वह लोकसभा का सदस्य हो, या फिर जब उसके पास कम सांसद हो, क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यह अविश्वास प्रस्ताव है, इस अविश्वास प्रस्ताव में सिर्फ और सिर्फ कौन हिस्सा लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। कौन हिस्सा लेंगे, तो सिर्फ लोकसभा के साथ। जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो कैसे हिस्सा ले पाएगा, क्योंकि इसमें हिस्सा तो सिर्फ लोकसभा वाले सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो फिर वो हिस्सा नहीं ले पाएगा, याद रखिएगा।
एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में या फिर मणिपुर में? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एशिया की सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी झील है? सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है तो वो कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। ठीक है, कौन सी है? तो एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है तो वो कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। और ये चिल्का झील आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है। वाचस्पति पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, साहित्य कला अकादमी के द्वारा, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा या फिर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, साहित्य कला अकादमी के द्वारा, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ। देखो वाचस्पति जो पुरस्कार है तो ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार की हम लोग बात करेंगे तो ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया था। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होता है तो फर्स्ट वीक में हॉर्नबिल उत्सव मनाया था। और किस राज्य में मनाया था? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय? क्या हो जाएगा। तो आंसर क्या कर देंगे। तो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो नागालैंड में मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा। ए आंसर करेंगे। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा? देखो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, अगर हम लोग बात करें ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए, जैसे नाबार्ड है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो वित्त उपलब्ध कराने वाला जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? नाबार्ड। उसी तरीके से उद्योगों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे उद्योगों के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो उद्योगों के लिए जो सर्वोच्च बैंक है वो कौन सा हो जाएगा? बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आईडीबीआई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो आईडीबीआई हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी थी? बताइएगा क्या हो जाएगा। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी होती है? बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर क्रोमियम से? क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कंप्यूटरों में लगी जो आईसी चिप होती है वो किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है, सिलिकॉन हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? बिना किसी प्रोसेसर के कार्य करना, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा या फिर एक प्रोसेसर के द्वारा या फिर उपयोग में से कहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, मतलब एक समय में कई सारे काम। उसी तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, ठीक है, क्या हो जाएगा। एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा कार्य करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। 2021 का देखो ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सिटी सेंटर कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कौन सा शहर है जिसको जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? नागपुर कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है, जबलपुर को? भारत का कौन सा शहर है जो भौगोलिक केंद्र होने के कारण जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए बताएंगे क्या आ जाएगा। तो आंसर क्या कर दोगे। तो आंसर कर दोगे आप लोग किसको। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ही हो जाएगा नागपुर को। ठीक है, किसको। नागपुर को। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा आयोग की स्थापना की गई, बताएगा। तो कौन सा एक आयोग है जिसकी स्थापना संशोधन के द्वारा की गई, बताएगा क्या आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, बताइएगा क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करें, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्न में से किस आयोग की स्थापना की गई? अल्पसंख्यक आयोग की, महिला आयोग की, अनुसूचित जनजाति आयोग की या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की? क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या आप सी आंसर कर दोगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना जो है वो संशोधन के द्वारा की गई है। कौन सी एक पुस्तक कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई है? गोल्डन थ्रेशोल्ड है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स है, पेंटर ऑफ साइंस है या फिर द ब्राइस बुक ऑफ ब्यूटी है? क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे।
तो अगर हम लोग बात करें तो इस प्रश्न का आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कुलदीप नैयर की कौन सी बुक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, मेघालय का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, यक्षगान जो है वो किस राज्य के प्रमुख नृत्य क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी, अमृत बाजार पत्रिका है, वंदे मातरम है, भारत दुर्दशा या फिर मराठा है, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, भारत दुर्दशा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, तो भारत संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बताइएगा क्या जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, कब, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जा रहा है, और 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हो रहा है, 22 जनवरी 1947 को पास होगा, किसके द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव से कह रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की तरह। आगे बढ़ेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, विश्वेश्वरैया, महबूबुल हक है, अमर्त्य सेन है या फिर जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसके लेखक कौन है, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या डॉक्टर विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल मिला, ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन की हम लोग बात करेंगे तो ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको 1998 में क्या हो रहा है, जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले हैं आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, अमर्त्य सेन को याद रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर विश्वेश्वरैया हो जाएगा। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक। ठीक, तो ये आज के सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।